हाल के दिनों में भारत और कनाडा के बीच रिश्ते बहुत खराब हो गए हैं। कनाडा ने भारत के राजनयिक को निष्कासित कर दिया था, जिसके जवाब में भारत ने भी कनाडा के राजनयिक को देश छोड़ने के लिए कह दिया। यह सब विवाद तब शुरू हुआ जब खालिस्तानी समर्थक और आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के शहर सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का मानना है कि कनाडा में हरदीप सिंह की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ है। वहीं भारत सरकार ने कनाडा के लगाए इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। हरदीप सिंह निज्जर साल 1996 में रवि सिंह नाम से फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा गया था और वहां पर उसने खालिस्तान टाइगर फोर्स नाम का एक संगठन बनाया। हरदीप भारत में वांटेड था। उस पर 1990 के दौर में पंजाब में चरमपंथी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था। यही नहीं, उस पर साल 2007 में लुधियाना में बम धमाका करवाने का भी आरोप था। उस बम धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 50 लोग घायल हो गए थे। इसके अलावा उस पर निरंकारी सिख संतों और पंजाब के हिंदू नेताओं की हत्या करवाने और साजिश रचने के भी आरोप हैं। कनाडा पहले भी हरदीप सिंह निज्जर जैसे खालिस्तानी आतंकियों का साथ देता रहा है। पीएम ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो, जो कि साल 1984 में कनाडा के पीएम थे, तब उन पर भी उस समय खालिस्तानी समर्थकों का साथ देने के आरोप लगे थे। जस्टिन ट्रूडो भी ठीक अपने पिता के रास्ते पर ही चल रहे हैं। वो खालिस्तानियों के एक कार्यक्रम में जा चुके हैं जहां खालिस्तानी आतंकी जनरैल सिंह भिंडरावाले के नाम के नारे लगे थे। उस कार्यक्रम में खालिस्तानी झंडे भी फहराए गए थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कनाडा को खालिस्तानियों से इतना लगाव क्यों है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है वोट बैंक। साल 2019 में चुनाव के दौरान जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी बहुमत से 20 सीट पीछे रह गई। ऐसे गंभीर हालात में जस्टिन ट्रूडो को साथ मिला न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की 24 सीटों का। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जगमीत सिंह धालीवाल हैं। जगमीत खालिस्तानी समर्थक बताए जाते हैं। उन्हें खालिस्तान समर्थकों की कई रैलियों में शामिल होते देखा जा चुका है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहने के लिए ट्रूडो के खालिस्तानी प्रेम को एक बच्चा भी समझ सकता है। खैर, आज की कहानी कनाडा के इसी खालिस्तानी प्रेम को बयां करने वाली है। साल 1985 को इन खालिस्तानी आतंकियों ने एक हमले में 329 निर्दोष लोगों की जान ले ली थी, जिनमें 86 बच्चे भी शामिल थे। आपको बता दूं, ये हमला 9/11 से पहले तक दुनिया का सबसे बड़ा विमानन चरमपंथी हमला था। रविवार 23 जून 1985 को एयर इंडिया बोइंग 182 विमान, जिसका नाम कुषाण राजवंश के सम्राट के नाम पर कनिष्क रखा गया था, कनाडा के मॉन्ट्रियल से लंदन होते हुए दिल्ली और फिर बॉम्बे के लिए निकला। लंदन जाने के लिए कनिष्क आयरलैंड के एयर स्पेस से गुजर रहा था। उस समय कनिष्क आयरिश तट से करीब 200 मील की दूरी पर था। जब कनिष्क अटलांटिक महासागर से करीब 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, तभी अचानक वो रडार से गायब हो गया। आयरलैंड के शैनन एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कनिष्क से संपर्क करने की कई कोशिश की, पर कनिष्क से कोई जवाब नहीं मिला। संपर्क टूटने से ठीक पहले सुबह 7:14 पर उन्हें कनिष्क के पायलट के माइक्रोफोन पर तेज हवा के टकराने की आवाज के साथ हल्की चीख भी सुनाई पड़ी थी। शैनन हवाई अड्डे के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उसी समय कनिष्क के पीछे आ रहे अमेरिका के TWA प्लेन के पायलट से संपर्क किया और पूछा कि क्या उसे कोई चीज नीचे दिख रही है। पायलट ने जवाब दिया, उसे कोई चीज नहीं दिख रही। कनिष्क से संपर्क टूटे 6 मिनट हो गए थे। शैनन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उस जगह से गुजर रहे कनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस के एक प्लेन से संपर्क किया और उससे भी वही सवाल किया। उस प्लेन के पायलट ने जवाब दिया कि उसे TWA प्लेन के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा है। प्लेन ने उस इलाके का एक चक्कर भी मारा जहां से कनिष्क से संपर्क टूटा था, पर कुछ भी पता नहीं चल पाया। इसके बाद शैनन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने आपातकाल की घोषणा कर दी। आयरिश नौसेना के एक गश्ती जहाज और आयरिश तट के पास मौजूद कई मालवाहक जहाजों को एयर इंडिया के 182 प्लेन कनिष्क को खोजने के लिए लगा दिया गया। 23 जून 1985 को ही एयर इंडिया के साथ एक और दुर्घटना हुई। कनिष्क के लापता होने के 55 मिनट पहले टोक्यो के नरीटा एयरपोर्ट पर एक बम धमाका हुआ था। ये बम धमाका उस समय हुआ जब एक प्लेन से सामान उतारकर एयर इंडिया की फ्लाइट
301 में लादा जा रहा था। जापानी बैगेज हैंडलर हिदेहारू कोदा और हिदेओ असानो वैंकूवर से आए कनेडियन पैसिफिक की फ्लाइट 003 से सूटकेस उतार रहे थे। उन्होंने वैंकूवर से आए बैग में से एक को जैसे ही पकड़ा, जिस पर एयर इंडिया की फ्लाइट का टैग लगा था, उसमें विस्फोट हो गया। गनीमत थी कि बम जल्दी फट गया, वरना उस दिन एयर इंडिया के एक और प्लेन के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया होता। फिर भी इस बम धमाके में सामान ढोने वाले दोनों जापानी कर्मचारियों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। उधर समुद्र में लॉरेंटियल फॉरेस्ट नाम के एक मालवाहक जहाज को एयर इंडिया कनिष्क का तैरता हुआ मलबा और कई लाशें दिखीं। कनिष्क में बैठे सभी सवारियों की मौत हो गई थी। बचाव दल को कनिष्क में सवार 329 लोगों में से केवल 131 लोगों की ही लाशें मिल पाईं। उस समय अशोक गहलोत नागरिक उड्डयन मंत्री थे। उन्होंने घोषणा की कि कनिष्क को एक बम विस्फोट के जरिए उड़ा दिया गया है। कनिष्क में सवार 329 लोगों में से 27 भारतीय थे और 268 कनाडाई थे, जिनमें अधिकतर भारतीय मूल के ही लोग थे। सवारियों में 82 से 86 बच्चे थे, जिनमें 6 नवजात बच्चे थे। अधिकांश पीड़ित हिंदू थे और कुछ सिख भी थे। एयर इंडिया की इसी फ्लाइट में नदिया के पार फिल्म में ओमकार का किरदार निभाने वाले एक्टर इंदर ठाकुर, उनकी पत्नी और बच्चे भी सवार थे। बम धमाके में उन सभी लोगों की मौत हो गई थी। जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि नरीटा एयरपोर्ट बम धमाका और कनिष्क बम धमाका के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों हमलों के पीछे खलिस्तानी आतंकवादियों का हाथ बताया गया, जो सिखों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहे थे। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड आतंकी संगठन बब्बर खालसा का संस्थापक तलविंदर सिंह परमार था। कनिष्क बम विस्फोट को ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला माना गया। आपको बता दूं कि इन हमलों के बारे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कनाडा सरकार को पहले ही चेता दिया था कि खलिस्तान आतंकी भारतीय एयरलाइंस में बम रखने के फिराक में हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कनाडा सरकार ने ये जानकारी होते हुए भी कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया, और अगर उठाया भी तो तलविंदर सिंह परमार ने बम को एयर इंडिया 182 कनिष्क में कैसे पहुंचा दिया? इन सबका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। सीबीसी न्यूज के मुताबिक घटना वाले दिन से एक दिन पहले यानी 22 जून 1985 की दोपहर को तलविंदर परमार का एक आदमी मनजीत सिंह वैंकूवर एयरपोर्ट पर पहुंचा। वहां उसने कनेडियन पैसिफिक फ्लाइट 60 में एम सिंह नाम से चेक इन कराया। वो फ्लाइट वैंकूवर से टोरंटो जा रही थी। मनजीत को वहां से दिल्ली जाना था, इसीलिए उसने एयर इंडिया 182 यानी कनिष्क में बिजनेस क्लास का टिकट खरीद लिया। उसने टिकटिंग एजेंट से कहा कि उसके सूटकेस को एयर इंडिया फ्लाइट 182 में ट्रांसफर करा दिया जाए, जो अगले दिन मॉन्ट्रियल से लंदन होते हुए मुंबई जा रही थी। एजेंट ने पहले यह कहते हुए मना कर दिया कि आपका टिकट कंफर्म नहीं है, पर मनजीत के काफी जोर देने पर और लंबी कतार होने की वजह से एजेंट ने उसके लाल रंग के सूटकेस को चेक इन करा दिया। कनेडियन पैसिफिक फ्लाइट 60 टोरंटो के लिए रवाना हो गई। मनजीत का वो लाल सूटकेस भी उस फ्लाइट के साथ चला गया, पर उस फ्लाइट में मनजीत सिंह नहीं गया। फ्लाइट रात में टोरंटो पहुंच गई। वहां एयर इंडिया का स्टाफ यात्रियों के सामान की चेकिंग कर रहा था। चेकिंग के बाद यात्रियों और सामान को एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनिष्क में ट्रांसफर कर दिया गया। धमकियों के कारण एयर इंडिया ने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की थी, जिससे उस दिन टोरंटो एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। यात्रियों के सामानों की जांच एक्सरे मशीन या हाथ से की जा रही थी। अब दुर्भाग्य देखिए कि उस दिन एक्सरे मशीन ही खराब हो गई। इसके बाद जांच के लिए सुरक्षाकर्मी पोर्टेबल विस्फोटक खोजी मशीन का इस्तेमाल करने लगे। उस मशीन को एक जलती हुई माचिस की तीली के पास ले जाने पर वो जोर से बीप की आवाज करने लगती थी। चेकिंग के समय जब मनजीत के सूटकेस के पास वो खोजी मशीन ले जाई गई, तब एक हल्की बीप की आवाज सुनाई पड़ी। यहाँ चेकिंग करने वालों से एक भयंकर गलती हो गई। उन्होंने बीप की आवाज को गंभीरता से नहीं लिया और मनजीत के सूटकेस को एयर इंडिया के 182 यानी कनिष्क में लाद दिया। इसके बाद कनिष्क ने लंदन के लिए उड़ान भर दी। 22 जून को ही ठीक मनजीत सिंह की तरह वैंकूवर एयरपोर्ट पर एल सिंह नाम के एक व्यक्ति ने वैंकूवर से टोक्यो के लिए कनेडियन पैसिफिक की फ्लाइट 003 में चेक इन कराया। एल सिंह फ्लाइट 003 पर नहीं चढ़ा, पर उसका सूटकेस बिना एक्सरे जांच के 003 पर लाद दिया गया। टोक्यो से
एल सिंह ने एयर इंडिया की फ्लाइट 301 में कनेक्टिंग टिकट बुक कराया था। एयर इंडिया 301 टोक्यो से बैंकॉक और फिर वहां से मुंबई जाने वाली थी। टोक्यो के नरीटा एयरपोर्ट पर कैनेडियन पैसिफिक की फ्लाइट 003 से यात्रियों का सामान एयर इंडिया की फ्लाइट 301 पर लादा जाने लगा। एल सिंह के सूटकेस को जब सामान ढोने वाले कर्मचारियों ने उतारा, तभी उसमें एक बम धमाका हो गया, जिससे 2 जापानी कर्मचारियों की मौत हो गई। हालांकि हर जान बहुत कीमती होती है, पर अगर उस दिन वो बम एयर इंडिया 301 में चढ़ गया होता तो कई और जानें चली गई होती। आतंकियों की एक छोटी सी गलती ने एक बहुत बड़े हमले को रोक दिया था। आतंकी दोनों बम विस्फोटों को एक ही साथ अंजाम देना चाहते थे, पर उन्होंने इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा कि जापान डे लाइट सेविंग का पालन नहीं करता है, जैसे कि कनाडा करता है। डे लाइट सेविंग में जाड़ों में घड़ियों को 1 घंटा पीछे और गर्मियों में घड़ियों को 1 घंटा आगे कर दिया जाता है। खैर, एयर इंडिया 301 बिना किसी हादसे के टोक्यो से रवाना हो गई। ऐसा नहीं था कि ये दोनों बम विस्फोट अचानक बिना किसी योजना के ही कर दिए गए थे, बल्कि इसके लिए तो बहुत पहले से ही योजनाएं बनाई जा रही थी। कनाडा में रह रहे भारतीयों के बीच महीनों पहले अफवाह फैली थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये केवल अफवाह ही नहीं था, बल्कि सच में इसके कई संकेत भी दिख रहे थे, जिनमें कोई गंभीरता नहीं दिखा रहा था। ये बातें भारतीय खुफिया एजेंसी तक भी पहुंची। फ्लाइट 182 पर हमले के 3 हफ्ते पहले भारतीय एजेंसी ने 1 जून 1985 को कनाडाई अधिकारियों को सिख चरमपंथियों द्वारा संभावित हवाई हमलों के खिलाफ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने को कहा था, पर कनाडा सरकार ने इस जानकारी को नजरअंदाज कर दिया। एयर इंडिया 182 पर बम धमाके से 2 हफ्ते पहले बब्बर खालसा का नेता तलविंदर परमार अजायब सिंह बागड़ी के साथ टोरंटो गया था। साल 1984 के सिख दंगों के बाद बागड़ी ने एक भाषण में कहा था कि जब तक हम 50,000 हिंदुओं की हत्या नहीं करेंगे, तब तक हम आराम नहीं करेंगे। अजायब सिंह बागड़ी ने बब्बर खालसा के परमार समूह के लिए धन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बागड़ी और परमार ने टोरंटो के गुरुद्वारे में वहां के लोगों को एयर इंडिया से सफर करने के लिए मना किया था। बम विस्फोट होने के बाद कनाडाई सरकार सफाई देती रही कि उन्हें इस हमले के बारे में पहले से कोई खुफिया जानकारी नहीं मिली थी, पर सच बिल्कुल इसके उलट था। कनाडा की सुरक्षा एजेंसी CSIS एयर इंडिया की 182 यानी कनिष्क के बम हमले से 3 महीने पहले से ही बब्बर खालसा के संस्थापक तलविंदर सिंह परमार पर नजर रख रही थी। यही नहीं, परमार की फोन पर की गई बातों को भी रिकॉर्ड किया जा रहा था। यहां तक कि जब CSIS के एक एजेंट रे कॉब्जी ने पहली बार एयर इंडिया बम हमले के बारे में सुना था, तो उन्हें तुरंत लग गया था कि इसके पीछे तलविंदर सिंह परमार का ही हाथ है। बस कनाडा सरकार ये बात नहीं जान पाई। तलविंदर परमार ने एयर इंडिया बम धमाकों के लिए बम बनाने का काम इंद्रजीत सिंह रियात को दिया था। इंद्रजीत कनाडा में ऑटो मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम करता था। बम बनाने के लिए इंद्रजीत ने ही डायनामाइट, बैटरी और अन्य कई उपकरण खरीदे थे। 4 जून 1985 को परमार इंद्रजीत के पास वैंकूवर आइलैंड पर बम के परीक्षण के लिए गया। कनाडा की सुरक्षा एजेंसी CSIS के 2 एजेंट लैरी और लिन मैकडेम्स ने परमार और रियात का जंगलों में पीछा किया। दोनों एजेंटों का काम केवल परमार की निगरानी करना था। उन दोनों एजेंटों को परमार के काम में दखल देने से मना किया गया था। परमार और रियात ने जंगल में बम का परीक्षण किया। दोनों एजेंटों ने उस बम विस्फोट की आवाज सुन ली, पर उन्हें लगा कि ये बंदूक से चलने वाली गोली की आवाज है। अब CSIS एजेंटों ने इसके बारे में अपने विभाग को कोई जानकारी नहीं दी। ना ही उन्होंने कैनेडियन पुलिस को ही इस बारे में आगाह किया कि वो तलविंदर परमार को रोककर उसकी तलाशी लें या उससे पूछताछ कर लें। एक कनेडियन पत्रकार टेरी मिलवेस्की के मुताबिक कनेडियन पुलिस को एयर इंडिया की फ्लाइट 182 पर बमबारी की योजना की सूचना 1984 में ही लग गई थी। उन्होंने सबूत के तौर पर 3 मुखबिरों का हवाला दिया, गैरी बॉडरॉल्ट, हरमैल सिंह ग्रेवाल और पॉल बेसो। पत्रकार मिलेवेस्की ने अपनी किताब ब्लड फॉर ब्लड में बताया है कि गैरी एक फ्रांसीसी कनाडाई अपराधी था। वो छोटे मोटे अपराध करता था। उसने कनाडा पुलिस को बताया था कि तलविंदर परमार ने उसे एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में बम रखने के लिए
$2 लाख नकद देने की पेशकश की थी। गैरी को यह काम ठीक नहीं लगा। उसने ये काम करने से मना कर दिया और इसकी शिकायत लेकर पुलिस के पास चला गया, पर पुलिस ने गैरी की बातों पर भरोसा नहीं किया और गैरी के दिए जानकारी की किसी भी तरह की जांच पड़ताल नहीं की। इसके 1 महीने बाद दूसरा मुखबिर हरमैल सिंह ग्रेवाल वैंकूवर पुलिस के पास गया। हरमैल शराब की एक दुकान में काम करता था। उस पर डकैती के आरोप थे। उसने सजा में छूट पाने के लिए पुलिस के सामने यह खुलासा किया कि उसके कुछ साथी गैरी की मदद से एयर इंडिया की फ्लाइट में बम रखने की योजना बना रहे हैं। कनाडा पुलिस ने उसकी भी बातों को नजरअंदाज कर दिया। तीसरे मुखबिर पॉल बेस्सो ने भी पुलिस को बताया था कि वो आतंकी संगठन इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन यानी ISYF के हेड से मिला था, जो एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की योजना बना रहा था। पॉल बेस्सो कैनेडियन पुलिस के लिए मुखबिरी का काम करता था और उसके लिए पुलिस उसे पैसे भी देती थी। पुलिस ने बेस्सो की बातों को भी नजरअंदाज कर दिया। एयर इंडिया बम धमाकों में एक संदिग्ध सुरजन सिंह गिल का भी नाम लिया गया। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सुरजन सिंह गिल को कनाडा की सुरक्षा एजेंसी CSIS का गुप्तचर बताया जाता है। बम हमलों से 3 दिन पहले तक वो बब्बर खालसा के लिए काम करता था। उसे तलविंदर परमार का बेहद करीबी माना जाता था। CSIS को जैसे ही बम धमाकों की साजिश का पता चला, उन्होंने सुरजन सिंह गिल को बब्बर खालसा से बाहर निकलने के लिए कह दिया। सुरजन पर कभी भी कोई आरोप नहीं लगाया गया। एयर इंडिया बम धमाकों में खुफिया एजेंसी CSIS की भूमिका बहुत ही संदिग्ध जान पड़ती है। आपको बता दूं, तलविंदर सिंह परमार की सुरक्षा एजेंसी CSIS ने सैकड़ों घंटों की फोन कॉल की जो रिकॉर्डिंग की थी, उन कॉल रिकॉर्डिंग्स को CSIS ने जानबूझकर मिटा दिया। वो रिकॉर्डिंग्स दोषियों को सजा दिलाने में अहम सबूत साबित हो सकते थे। 8 नवंबर 1985 को कनाडा पुलिस ने तलविंदर और इंद्रजीत सिंह रियात के घरों में छापा मारा। दोनों पर कई तरह के हथियार, विस्फोटक और साजिश रचने के आरोप लगे। इंद्रजीत पर विस्फोटक सामग्री रखने के लिए दोषी ठहराया गया और उस पर $2000 का जुर्माना लगाया गया। हालांकि अदालत में एयर इंडिया 182 बम धमाके से उसका कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो पाया। इस वजह से इंद्रजीत आजाद हो गया और इंग्लैंड चला गया। लेकिन इंद्रजीत को टोक्यो के एयरपोर्ट बम धमाके में दोषी पाया गया, जिसमें 2 जापानी कर्मचारियों की मौत हो गई थी। फिर इंद्रजीत को इंग्लैंड से कनाडा लाया गया। 10 मई 1991 को उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। इस मामले का जो मुख्य साजिशकर्ता था तलविंदर सिंह परमार, सबूतों की कमी के चलते उस पर से सारे आरोप हटा लिए गए थे। 1985 एयर इंडिया बम धमाके के बाद वो भारत चला गया। 15 अक्टूबर 1992 को पंजाब पुलिस ने तलविंदर सिंह परमार को एक मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1981 में 2 पंजाब पुलिस अधिकारियों की हत्या के आरोप थे। उधर साल 1995 में एक उदारवादी सिख तारा सिंह हेयर ने कनाडा पुलिस को एक हलफनामा देते हुए कहा कि उन्होंने अजायब सिंह बागड़ी को अपने एक दोस्त के सामने स्वीकार करते हुए सुना था कि वो एयर इंडिया और टोक्यो बम धमाकों में शामिल था। इस हलफनामे के 3 साल बाद ही नवंबर 1998 में तारा सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी मौत के बाद उनके दिए सारे सबूत बेकार हो गए। 27 अक्टूबर साल 2000 में एक लंबे समय के बाद 2 गिरफ्तारियां और हुई, रिपुदमन सिंह मलिक और अजायब सिंह बागड़ी की। 10 फरवरी 2003 को ही इंद्रजीत रियात ने हत्या के एक मामले और एक बम बनाने में सहायता करने के एक आरोप को स्वीकार कर लिया। उसे फिर से 5 साल जेल की सजा सुनाई गई। 7 जनवरी साल 2011 में उसे झूठी गवाही देने के लिए भी 9 साल की सजा सुनाई गई। 28 अप्रैल 2003 में एयर इंडिया बम धमाके की सुनवाई के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करके उच्च सुरक्षा वाला एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया। उसी कोर्ट में अजायब सिंह बागड़ी और रिपुदमन सिंह मलिक का मुकदमा शुरू हुआ। 3 दिसंबर 2004 को एयर इंडिया की सुनवाई पूरी हुई। इंद्रजीत सिंह रियात की झूठी गवाही और सबूतों की कमी के चलते रिपुदमन सिंह मलिक और अजायब सिंह बागड़ी को बरी कर दिया गया। आगे चलकर बम धमाके में एकमात्र दोषी इंद्रजीत सिंह रियात को भी रिहा कर दिया गया। अंत तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि एल सिंह और एम सिंह कौन थे जिन्होंने बमों को जहाजों तक पहुंचाया था। एक गवाह ने टिकट लेने वाले व्यक्ति के रूप में दलजीत सिंह संधू की पहचान की थी, पर सबूतों की कमी के चलते उसका भी कुछ नहीं हो पाया।
14 जुलाई 2022 को हरदीप सिंह निज्जर की तरह ही रिपुदमन सिंह मलिक की भी ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह क्या थी, ये पता नहीं चल पाया। एयर इंडिया 182 का परीक्षण कनाडा के इतिहास में सबसे लंबा और सबसे महंगा परीक्षण था, जो 2 दशकों से भी अधिक समय तक चला। इस परीक्षण पर लगभग $130 मिलियन खर्च हुए, पर अफसोस, कनिष्क में सवार उन 329 लोगों और उनके परिवार को इससे न्याय नहीं मिल पाया। कनाडा सरकार अंत तक ये नहीं बता पाई कि एयर इंडिया बम धमाके का जिम्मेदार व्यक्ति कौन था। तो अब आप कनाडा के खालिस्तान प्रेम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वहां की सुरक्षा एजेंसी CSIS की क्या दशा है, ये भी आप जान ही गए होंगे। हमारी संवेदनाएं कनिष्क और नरीटा एयरपोर्ट पर बम हमलों में मारे गए सभी पीड़ितों के परिवार के साथ हैं। तो यही आज की कहानी थी। अगली कहानी में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।